अब आप आइए चैप्टर 11, कारोबारी खानदान क्यों नाकाम और फिर तबाह हो जाते हैं। तसलसल कारोबार की मंसूबाबंदी नहीं है, यानी आपने गुर्बत के अंदर रहते हुए कोई कारोबार शुरू किया है। हमने देखे हैं इस मुल्क में, वो लोग भी देखे हैं जो होटलों में जाकर लोगों का बचा हुआ खाना खाते थे और आज जो है वो बहुत बड़ी पार्टी है। तो फिर अब वो चाहेंगे कि इनका कारोबार इनकी फैमिली को मुंतकिल हो, अच्छे तरीके से मुंतकिल हो। तसलसल कारोबार की मंसूबाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। औलाद की तरबियत की बजाय इनको सहूलतें फ़राहम करना और पुरतायुश ज़िंदगी फ़राहम करना, यह आप अपनी औलाद पर जुल्म कर रहे हैं। इन्हें ज़िंदगी की मुश्किलात की तरबियत न देना, इन्हें इख्तलाफ करने और फिर सोचने समझने और गुफ्तगू की तरबियत न देना और बाद में मफाहिमत करने की तरकीब न देना, ये आपकी तरफ से अपनी औलाद की तरबियत में कोताही है। औलाद की जानिब से रवैया और इताअत के मामले में बगावत का इज़हार होना ये ख़ानदान को तबाह कर देता है। औलाद के नफ्सियाती मसाइल के बाइस ख़ानदानों की तबाही होती है। ख़ानदानी तनाज़ात का होना और इनका दफ्तर और कारोबार में इज़हार होना और मुलाज़िमीन को इल्म होना और मुलाज़िमीन का इशारों और किनायों में तबसरा करना और ख़बर का बग़ैर किसी वाईफ़ाई और इंटरनेट के पूरे बिज़नेस के नेटवर्क में फैल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ इशारों में ही, यानी आपकी पेशानी के इशारों से सिग्नल चले जाते हैं कि क्या हो रहा है अंदर। ठीक है, आप गाड़ी में बाप बेटा या दो पार्टनर बात कर रहे हैं तो आपका ड्राइवर भी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मुंतकिल कर रहा होता है। आपको मोहतात होने की ज़रूरत है। घर की लड़ाई और इख्तिलाफ को कारोबार में ले आना और सबके सामने तमाशा करना और फिर मुलाजिमीन का बीच बचाव करना, यह आपके तबाही की अलामत है। अपनी अंदर सब्र पैदा करें और अपने झगड़ों को अपने ड्राइंग रूम पर या डाइनिंग टेबल तक रखें। आपको गुस्सा आया है, आप छोड़ के चले जाएं, लेकिन 10 मिनट के बाद सॉरी कहकर वापस बैठ जाएं, माफ़ी मांग लें। ठीक है, आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। सॉरी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए वल ग़ैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो लोग खुले और छुपे अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए वल काज़िमीनल ग़ैज़ा, और अपने गुस्से को ज़ब्त करते हैं और लोगों की गलतियों को माफ़ करते हैं, अल्लाह उन्हें महबूब रखता है। अगर ख़ानदानी कारोबार दूसरी या तीसरी जनरेशन में है, तो विज़न में मुताबिकत न होना या मकासद का मुख्तलिफ होना आपके लिए मुश्किलात का बाइस बनेगा। शफ़ाफ़ियत की कमी आम तौर पर बदगुमानी से लड़ाई की तरफ ले जाती है। अगर आप मुश्तरका कारोबार कर रहे हो और शफ़ाफ़ियत नहीं है, आपके वाउचर्स अनडॉक्यूमेंटेड हैं या चीज़ें चार्ज हो रही हैं, तो फिर बदगुमानी भी पैदा होंगी और लड़ाइयाँ भी पैदा होंगी। हुकूमत वक्त के इक़दामात और दुश्मनी पर मबनी रवैये आपके ख़ानदानों को तबाह कर देते हैं। ये आप लोगों ने इंडिया में भी देखा होगा और आपने 1972 में पाकिस्तान के अंदर भी देखा कि क्या हुआ। सियासतदानों, अराकीन असम्बली, माफिया और प्रेशर ग्रुप का इनका एज्यूम राइट अगर आप नहीं देते, जिसको सूखी पत्ती कहते हैं, यानी पार्टनरशिप का वो हिस्सा जिसमें न वो इन्वेस्टमेंट करते हैं न मेहनत करते हैं, लेकिन उनको उनका शेयर मिलना चाहिए, तो आपको अंदाज़ा है कि हम किस तरफ इशारा कर रहे हैं। किसी बड़े प्रोजेक्ट में हाथ डालना जिससे पाँव भी दलदल में फंस जाए और निकलने की कोई सूरत ना हो जाए, यानी आपने एक ऐसे कारोबार में डाल दिया जिसने आपने सिर्फ कारोबार देखा लेकिन उससे वाबस्ता लायबिलिटीज को नहीं देखा, जो नुकसानात नहीं देखा, उसके लीगल क्लेम्स नहीं देखे, तो फिर तो आपने अपने आप को तबाह कर दिया। तो लिहाजा होशियार होना बहुत ज़रूरी है इस हवाले से। मार्केट की तलब और खपत में अचानक तब्दीली आ जाए, जैसे कोविड-19 के मामले में हुई है। इन्वेंट्री के मिसमैनेजमेंट
ضرورت سے کم یا ضرورت سے زائد مال تیار کر لینا اور اس کی فروخت کے لیے پریشان ہو جانا، کسی برانڈ کی بری طرح ناکامی ہو جانا، کسی پروڈکٹ کی بہت زیادہ اشتہار بازی کرنا اور پھر خاطر خواہ نتائج کا نہ ہونا، اور پھر خاندان میں جھگڑے ہونا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا۔ قانونی دعوے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، کاروباری خاندان کو مشکلات کا باعث بنتے ہیں۔ سوچ، معاملات کے سلسلے میں رویے، انداز فکر، اخراجات کے معاملے میں اختلافات معاملات کو بگاڑتے ہیں۔ خاندان کا نام اور اس کی عزت کی خاطر بہت زیادہ اخراجات کا اسٹرکچر تیار کرنا، یہ عموماً لوگ تباہ ہوتے ہیں۔ مالیاتی پالیسی کا نہ ہونا، ایک فرد یا شریک کا کاروبار سے پیسہ نکال کر زمینوں میں انویسٹ کرنا اور دوسرے فرد یا شریک کا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کاروبار سے قرض مانگنا اور قرض نہ ملنا، یہ کاروبار کو تباہ کرنے کے راستے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، فلڈ گیٹ کھلے ہوئے ہیں۔ اسی انداز سے کسی نے ذاتی رقم کاروبار میں لگا دی اور کسی نے کاروباری رقم اپنی ذات پہ لگا دی۔ بچوں کی شادی کے اخراجات انفرادی طور پہ کرنے کی بجائے کاروبار کو چارج کرنا بہت بڑے فساد کا باعث ہے۔ یہ آپ کو اپنی ڈرائنگ سے نکالنے کا معاملہ ہے، کاروبار میں چارج نہیں کیے جائیں گے۔ اور مدعوین کے بارے میں اختلافات جو ہیں وہ طول پکڑ جاتے ہیں۔ یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ کریں، کاروبار کو چارج نہیں کریں۔ بڑے پیمانے پر شادی کے فنکشنز آپ کی خفیہ دولت کو سرکاری دوربین تک پہنچا دیتے ہیں۔ ٹیکس کے نظام کی آنکھیں تیز ہیں، مگر ان کی آنکھوں کا تعلق حکومت کے خزانے سے اتنا نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ اسی انداز سے کیش فلو کے میسر نہ ہونے سے بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تبدیلی اور غیر معمولی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہ ہونا، ہمارے بچے ہم سے تیز ہیں، یہ نئی نسل ہم سے بہت آگے ہے، ان کی باتوں کو سننے کی کوشش کیجیے، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ان کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ان کی ایڈوائس کو سننے کی کوشش کیجیے، اور ان سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ معاملات کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اسٹیٹس و مقام دینے کی ضرورت ہے۔ مارکیٹ میں طاقتور لوگوں کا آ جانا اور پھر ان کا قبضہ ہو جانا، ملٹی نیشنل کمپنیز کا آپ کے خلاف سازش کرنا اور مہم چلانا اور ہوسٹائل ٹیک اوور کرنا، گوگل اور فیس بک کا خفیہ اشتہار بازی کے حوالے سے معاہدہ ایک مثال ہے۔ گوگل اور ایپل کا معاہدہ بھی اہم ہے۔ خاندانوں کے معاملات کو کاروبار سے الگ نہ رکھنا، خاندانی معاملات کو نمٹانے کے لیے فورم کا نہ ہونا، اکاؤنٹنگ اور لیگل پروفیشن اپنا رول ادا نہیں کر سک رہے۔ یہاں میری توجہ ہے اکاؤنٹنگ اور لیگل پروفیشن کے لوگوں کے لیے کہ وہ اس حوالے سے سوچیں کہ ان کے کس رول کی ضرورت ہے۔ اگلی جنریشن کو اپنی نمائندگی اور قیادت سونپنے کی تیاری نہ کرنا، حکمت عملی پر مبنی خاندان کے افراد کی تیاری، تربیت اور تسلسل کے حوالے سے تیاری نہ ہونا، خاندانی یگانگت اور نام کا لاج نہ رکھنا۔ ہر خاندان کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں، اپنی روایات ہوتی ہیں، ان کا پاس نہ رکھنا بھی مشکلات کا باعث ہوتا ہے۔ کاروبار کو کاروبار کی طرح نہ چلانا بلکہ خاندان کے طور پہ چلانا، بزنس از بزنس، آپ کو اسٹرینجر کے طور پہ چلانا ہوگا۔ کسی بااثر فرد کے انتقال یا چلے جانے کے باعث خاندان کے دیگر افراد کا معاندانہ قبضہ یعنی ہوسٹائل ٹیک اوور اور کنٹرول آپ کے کاروبار کی تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ شرعی اور قانونی اور اہل و قابل وارث کو اس کا حق قیادت نہ ملنا بھی ظلم ہے۔ خاندان کو محفوظ اور متحد رکھنے کے لیے آپس کی شادیاں اگر تلخی پر مبنی ہوں تو کاروبار نہیں چل سکتے۔ قانونی وارث کا کاروبار سنبھالنے کی عمر تک نہ پہنچنا اور ذمہ داریوں کا نہ ہونا یعنی اس کی تربیت نہ ہونا آپ کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ وارثوں کا مالیاتی امور میں علم اور سمجھ نہ ہونا، ملک میں اس شعبے کی تربیت کی کمی ہے اور جس پہ تعلیم کی بہت ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم
اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے اپنے طور سے، اور اگر آپ انفرادی طور سے شریک ہونا چاہیں تو ہمارا رابطہ ہو سکتا ہے۔ ہم آخر میں جو آپ کو ڈیلیوریبل دے رہے ہیں اس میں ہمارا ای میل ایڈریس بھی ہے انشاءاللہ۔ بارشوں میں ٹیلنٹس کی تلاش کا نہ ہونا اور اس حوالے سے تربیت کا نہ ہونا، اقربا پروری، خاندان کے اور ان کے قریبی رشتہ دار جو کہ کم اہل افراد ہیں، ان کا کاروبار کے اہم عہدوں پر فائز ہو جانا، یہ ظلم ہے۔ بھائیوں اور خاندان کے قریبی افراد کی موجودگی میں بیوی کے رشتہ داروں کو ملازمت میں ترجیح دینا، اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو بچوں کے مسائل اور ترجیح کس کی بات سنی اور مانی جائے، جانشینی کے معاملے میں ہمیشہ سستی کرنا اور تیاری نہ کرنا اور حالت خوف میں رہنا، خاندانی دستور کا نہ ہونا، روایات کا محفوظ نہ ہونا، معاہدے اور پروٹوکول کا نہ ہونا، بڑی عمر کے افراد کا احترام نہ ہونا، قابل افراد کی قدر نہ ہونا اور ان کے معاملات کی پاسداری نہ ہونا، قابل اعتماد مشیروں کی کمی، بیماری کی صورت میں ڈاکٹر رجوع نہ کرنا، مسائل کی صورت میں ایکسپرٹ سے مشورہ نہ کرنا، جس کا جو فن اور کمال ہے اگر اس سے نہ کروایا جائے تو آپ خود کرنے لگیں تو یہ بھی ظلم کی ایک قسمت ہے۔ ان 6 چیزوں پہ تحریری طور سے نہ ہونا، یہ 6 چیزیں پہلے لکھی تھی، اب الحمدللہ 9 چیزیں ہو گئیں۔ یہ عارض ہیں جس کو ہم نے آپ کی یاد دہانی کے لیے جمع کیے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ اگر آپ ان باتوں اور معاملات کو جو عارض کی صورت میں ہم نے بتائی ہیں تحریری طور سے لکھ لیتے ہیں تو یہ بڑی حد تک آپ کے کاروبار کی دستوری شکل بن جائے گا۔ جس انداز سے ہم نے آج کا تجزیہ کرنے کے لیے 6 کاف پہ توجہ دی، یعنی کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں، کون، اس انداز سے ہم آر آپ کی طرف بتا رہے ہیں اور یہ 4 سلائیڈز کے اندر ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ 9 آرز ہیں اور یہ 9 آرز ہم آپ کو اس صورت میں بتا رہے ہیں کہ آپ کا رول کیا ہے اور اس کے ریزلٹس کیا ہیں، آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے اور آپ کی ریلائبلٹی کا لیول کیا ہے، آپ کے ادارے میں ریسپیکٹ بیسڈ آن ریپوٹیشن کیا ہے، آپ کا ریکگنیشن کیا ہے۔ اب ہم اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں ہم نے آپ کو بیان کی جو انڈیویجول سے تعلق ہیں، یعنی رولز اینڈ ریزلٹس، responsibilities and reliability, respect based on reputation, recognition، 3 چیزیں جو ہیں وہ آرگنائزیشن سے تعلق ہیں، یعنی آپ کی آرگنائزیشن میں رائٹ تھنگ ان دا رائٹ وے ایٹ دا رائٹ ٹائم، آپ کی چیزوں میں مسائل کو حل کرنے کے لیے ریمیڈیل پروسیس، ریزولوشن اور ریکنسیلیشن کا طریقہ کار، آپ کی آرگنائزیشن کے اندر ریسورسز یوٹیلائزیشن اور ان کا ریگولر ریویو، اور 2 چیزیں آخر میں جو نیکسٹ جنریشن سے تعلق ہے، پہلی یہ ہے کہ آپ کا ریوارڈ کتنا ہے اور کتنا ریمونریشن ہے، اور جب آپ ایک عمر تک پہنچ جائیں تو پھر ریسٹرکشنز کیا ہیں، یعنی ریسٹرکشن کا تعلق عموماً ہر چیز میں ہے کہ کیا کیا پابندیاں ہیں، یعنی سگنل کی جو صورت ہوتی ہے ریڈ، یلو اینڈ گرین، تو ریسٹرکشن کیا ہے، ریپلیسمنٹ کیا ہوگا، ریٹائرمنٹ کب ہوگی اور ریڈنڈنسی کیا ہوگی، یعنی خاندان میں کاروبار میں رہنے کے لیے عمروں کی بھی ایک ایج ہوگی، ایک مدت ہوگی جس کے اندر آپ چلیں گے، اس کے بعد آپ کو نیکسٹ جنریشن کو کس انداز سے ریپلیس کرنا چاہیے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تسلسل برقرار رہے۔ متفق علیہ اور مقبول قیادت کا نہ ہونا، معلومات کی کمی اور ہر کام اور ہر بزنس کرنا، ہر چیز میں کودنا، بغیر تحقیق کے دوسروں کے آئیڈیاز کو فوری طور پہ تسلیم کر لینا اور کمٹمنٹ کر لینا، دو بزنس لسٹ کا نہ ہونا، یعنی کچھ ایسے بزنسز ہیں جس پہ ہمیں ہاتھ نہیں ڈالنا، یعنی اگر آپ کہیں پر ہیں، اگر آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں جس کاروبار کا مقصد عام چیزیں ہیں اور آپ دن میں جو ہیں 8 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے ریئل اسٹیٹ بروکرز اور اسٹاک ایکسچینج بروکر کے ساتھ فون پہ رابطے پر ہیں، تو پھر آپ اس ادارے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنا ذاتی فائدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے ادارے کے اندر نو بزنس لسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ
हमारे यहाँ अगर पार्टनर हैं ये चीज़ें तो आप इन चीज़ों से एहतियात करेंगे और मोहतात रहेंगे। मुश्किल हालात में ख़ानदान से बाहर के लोगों से मशवरा न लेना और इसे अपने ख़ानदान की तौहीन समझना और ये समझना कि लोगों को पता चल जाएगा कि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, और प्रोफ़ेशनल लोगों को इस्तेमाल न करना, कारोबार का प्रोफ़ेशनल वैल्यूएशन न करवाना, जिसके बाइस नाइंसाफ़ी के दरवाज़े खुल जाते हैं। यकीनन जब भी ये सूरत-ए-हाल पैदा हो कि किसी इंसान की मौत वाक़ई हो जाए, तो उनके बिज़नेस की वैल्यूएशन करवाई जाए ताकि हुकूक की जो है वो तक़सीम आसान हो जाए। किसी मज़बूत इंसान की बीमारी या मौत भी कारोबार के बिठाने का बाइस होती है। ख़ानदान में पुरवकार और बाहमी एहतराम वाले ताल्लुक न हों तो भी तबाही का बाइस होती है। तीसरी जनरेशन को मैनेज करने के लिए दस्तूर, फैमिली ऑफ़िस और मुशीरान का न होना। ख़ानदान की बेटियों का तो हक बनता है कि वो अपने वालिद के हिस्से के शरई हकदार हैं और वैल्यूएशन की बेसिस पे हकदारी होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैंने बेटे को दे दिया है, बेटी आपको हमने जहेज़ दे दिया, नहीं, आप ज़ुल्म कर रहे हैं। आप ख़्याल रखें। और जिन लोगों ने ऐसा किया है तो उनके बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने वालिदैन को जो अज़ाब हो रहा है उससे बचाने के लिए इनकी वसीयत के मामले में मुशावरत करें और अहले इल्म के साथ मशवरा करके अपने वालिदैन को तकलीफ़ से बचाएँ। लेकिन बेटी के ससुराल की मुदाखलत के बाइस भी मामलात ख़राब होते हैं, तो आप मोहतात रहें। आप अपनी बहू के वालिदैन के मामलात में मुदाखलत करने से गुरेज़ करें और यहीं से नाइंसाफ़ी की छत टपकने लगती है। ख़ानदानी कारोबार में मुशावरत की कमी, बाहमी एतमाद की कमी और बाकायदा और फ़ॉर्मल मीटिंग्स की कमी, मिनट्स का न होना, ज़िम्मेदारी पूरी न करना, वक़्त न देना और दिए हुए काम को सर अंजाम न देना, ये तमाम बातें तबाही की दलदल में ले जाती हैं। गैर मामूली हालात के बाइस गैर मामूली ग्रोथ भी तबाही का बाइस बनती है। बहरी जहाज़ की बजाय हवाई जहाज़ चार्टर करवा कर डिलीवरी करवानी पड़ती है, वरना ब्लैक लिस्ट हो जाने का खतरा है। घोड़े की लगाम हाथ में न हो तो भी गिर जाते हैं। लोगों पर गैर ज़रूरी भरोसा करना और इन पर एतमाद रखना कि वो भी आपके बच्चों के साथ वही करेंगे जो आपने इन्हें बनाने के लिए किया है, कि आमतौर से नहीं होता। जिस पर एहसान करो इसके शर से बचो। देखें, इदारे ऐसे नहीं चलते। आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं दोनों। इदारे ऐसे भी नहीं चलते। इदारे ऐसे भी नहीं चलते। इदारे ऐसे भी नहीं चलते। सीधे हाथ पे जो तस्वीर है उसमें इदारे ऐसे नहीं चलते, लेकिन उल्टे हाथ पे जो तस्वीर है वो ये है कि आपने बचपन में अंधे और लंगड़े की मिसाल सुनी होगी, जब बिल्डिंग में आग लगी थी। पार्टनरशिप इसी का नाम है। बहुत मुख्तसर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुल्क का एक अहम और बड़ा मसला ये है कि किसी इंसान की मौत के बाद इसकी विरासत की तकसीम में बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ पैदा कर दी जाती हैं। बावजूद इसके कि वारिसिन में विरासत की तकसीम में पूरा इत्तेफाक होता है। कानूनी पेचीदगियाँ और करप्ट अमले के बाइस इस कदर पेचीदगियाँ होती हैं कि लोग बगैर रिश्वत के अपना कोई काम नहीं करा सकते और विरासत की तकसीम में ताख़ीर होती है। तजुर्बा बताता है कि अगर रिश्वत न दी जाए तो किस कदर मामलात को उलझा दिया जाता है। हमारे यहाँ अगर कोई ख़ानदान अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है तो वहाँ का तरीक़ाकार, वकला की हिकमत अमली और अमले की पेचीदगियाँ वो मसाइल पैदा करते हैं कि लोग इंसाफ के लिए अदालत नहीं जाते। हालांकि सिस्टम सही है, मगर अमल और ताख़ीरी हरबे इस सिस्टम को बदनाम कर देते हैं। हुकूमत वक़्त को चाहिए कि इस सिलसिले में सहूलत का निज़ाम लाया जाए। एक तजवीज़ ये है कि इनहेरिटेंस लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का कानून बनाया जाए, जिसमें इंसान अपनी ज़िंदगी ही में कारोबार में वरसा को गिफ्ट कर सकता है और इसकी मौत के बाद इस कंपनी की शेयर होल्डिंग मुताल्लिका शरई कवानीन के मुताबिक पुरसा में तकसीम हो जाएगी और रजिस्ट्रार कंपनी के ज़रिए ये काम हो सकता है। इसमें शरई मामलात के लिए अहल अफराद से मुशावरत की ज़रूरत है। इस अंदाज से अदालती निज़ाम पर बोझ कम हो सकता है और वकला और कारोबार भी मुतासर नहीं होंगे। चूँकि ये कंपनी एक मकसद के लिए होगी, इसलिए इसमें वही असासाजात आएँगे जो कि टैक्स में डिक्लेयर हो चुके होंगे। आखिर में आपसे कुछ चीज़ें हैं, कुछ यूनिवर्सल गवर्नर वैल्यूज़ हैं, जिसको अपनाने की ज़रूरत है। सच्चाई, ईफ़ाए अहद,
trust, justice, equity and fair play, integrity, prudence, अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस, और रफ़ीक, फ़रीक और फ़कीर। ये उल्टे हाथ पे एक तस्वीर है, एक फ़र्द कह रहा है 9, एक फ़र्द कह रहा है 6। दोनों सही हैं, दोनों गलत नहीं हैं। जो 6 कह रहा है वो भी सही है, जो 9 कह रहा है वो भी गलत नहीं है। इसलिए कि हर एक अपने परसेप्शन से देखता है। तो कारोबारी ज़िंदगी में दूसरों के नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करें। सीधे हाथ पर एक फिट का ब्रिज है जो दरिया पर है, दोनों तरफ से बकरे आ रहे हैं आमने सामने, और दोनों मैं निकालते हैं, मैं ईगो वाली बात कर रहा हूँ, और दोनों बकरे जो है टकराने वाले हैं, दोनों टकराएंगे, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इसमें एक बकरा कहता है कि मैं बैठ जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर से वॉक ओवर ले लो। कारोबारी जिंदगी में इस वॉक ओवर की भी ज़रूरत होती है। और देखें जिंदगी में हम क्या ले जाएंगे, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आपका जो भी संदूक है वो खाली जाएगा, और आपकी साइकिल दरख्त में ऐसी फंसी हुई होगी जैसे हमारे असासाजात हमारी मौत के बाद अदालतों में फंसे हुए होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम के दोनों कदम इसके पास से न हटेंगे जब तक इससे 5 चीज़ों के मुतालिक दरियाफ्त न कर लिया जाए। इसने अपनी उम्र कहाँ सर्फ की, अपनी जवानी किस काम में खर्च की, इसने माल कहाँ से कमाया, माल किस काम में लगाया, कितना अमल किया अपने इल्म से। और आप हमेशा ये देखते रहें कि क्या हमारा आज का दिन गुज़िश्ता कल से बेहतर है। मन इस्तवा यौमहू फहुवा मगबून, कि वो शख्स तबाह हो गया जिसके 2 दिन कारकर्दगी के लिहाज से एक जैसे रहे। और फिर इस चीज़ को भी ज़हन में रखें कि इंसान प्लान ऐसे बनाता है जैसे पहला साइकिल वाला, कि मैं ऐसे पहुँच जाऊँगा, लेकिन अल्लाह के प्लान मुख्तलिफ होते हैं। अरफ़्तु रब्बी बिफ़िस्क़िल अज़ाइम, कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने में पाया है। आपका काम है जमा का निशान लगाना। अगर हालात तब्दील हो जाते हैं, सूरत हाल चेंज हो जाती है, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें कि वो जमा जो है वो ज़रब बन जाएगा, और आपके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएँगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह, कि अल्लाह तमाम मामलात में हमारा अंजाम को खैर फरमा, और हमें दुनिया की रुसवाई और आखिरत के अज़ाब से महफूज फरमा। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि हमारे रब हमें अपनी बारगाह से खुसूसी रहमत अता फरमा, और हमारे काम में राहयाबी के असबाब मुहैया फरमा। आमीन। हमने इशारात की ज़ुबान में बात की है। हम दीगर मौज़ूआत के साथ अगले प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे। मेरा नाम है बशीर जुम्मा, BASHEER.JUMA@gmail.com, मेरे राब्ते के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने वक्त कुछ ज़्यादा लिया, लेकिन चीज़ें भी अहम थी, वो आपके साथ मैंने बता दी। अब हम आगे आते हैं सुनैन साहब की तरफ, वो क्या करते हैं इंशाअल्लाह।